नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर के 4 बजे फार्म हाउस, राजवीर का फार्म हाउस, वहाँ पर एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी। और उसके सामने कुछ काले कपड़ों में बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथ में AK-47 थी। और वह सब बिना भाव के उस लड़की की तरफ देख रहे थे, जिसे उन लोगों ने कुर्सी से बांध रखा था। वह लड़की उन बॉडीगार्ड्स पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम हो कौन? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम जानते भी हो तुमने किस पर हाथ डालने की कोशिश की है? वहीं उन बॉडीगार्ड्स के बीचों बीच राजवीर का असिस्टेंट दीपक खड़ा हुआ था, जिसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था और वह समीरा की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, क्योंकि आज इसकी वजह से उसकी 1 महीने की पेमेंट उसे नहीं मिलेगी और उसे 2 घंटे तक ट्रेनिंग हाउस में कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वहीं समीरा की नज़र जब दीपक पर जाती है तो समीरा दीपक पर चिल्लाते हुए कहती है, ओह दीपक, छोड़ मुझे। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मुझ पर हाथ डालने की ज़रूरत की। दीपक समीरा की बात को इग्नोर करता है और अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, यह जो भी कहे उस पर विश्वास मत करना। इतना कहकर दीपक सामने समीरा की तरफ देखता है और उसे शांत आवाज में कहता है, मिस खन्ना, आपने जो गलती की है ना, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है। दीपक की बात सुनकर समीरा चिल्लाते हुए दीपक से कहती है, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो मुझे गलती की सजा देने वाले? अगर राजवीर को पता चला ना तो वह तुम्हारा क्या हश्र करेगा पता है ना तुम्हें? अगर मुझे खरोच भी आई तो राजवीर तुम्हें जिंदा जला देगा। तुम जानते हो ना मैं राजवीर की गर्लफ्रेंड हूँ। हो, फिर भी तुम मेरे साथ यह सब करने की कोशिश कर रहे हो। समीरा यह कहते हुए पीछे से ठंडी और कर्कश आवाज आती है, यह तुम्हारी गलत फहमी है समीरा खन्ना। सब लोग उसे आवाज की तरफ देखते हैं तो बॉडीगार्ड के पीछे से एक खतरनाक शख्सियत बाहर निकलती है, जिसका ऑरा इतना कोल्ड था कि किसी की रूह कपाने के लिए ही काफ़ी था। राजवीर ने एक ब्लैक सूट पहना था और उस ब्लैक सूट में वह किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे चलकर सामने समीरा के पास आ रहा था और जैसे जैसे वह समीरा के पास आ रहा था वैसे वैसे समीरा की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि समीरा ने राजवीर का यह अंदाज कभी नहीं देखा था। राजवीर इस वक्त किसी मौत के देवता से कम नहीं लग रहा था। वहीं राजवीर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके सबऑर्डिनेट्स के भी धड़कनें बढ़ रही थी। उन्हें भी राजवीर के इस ऑरा से डर लग रहा था। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, बस चेहरे पर कुछ था तो वह एक शांति थी जो किसी को करने के लिए काफ़ी थी। राजवीर धीरे धीरे कदमों से अपने दोनों जेब में हाथ डालते हुए सामने समीरा की तरफ आ रहा था। समीरा राजवीर के सामने खड़ा हो जाता है। राजवीर समीरा के सामने खड़ा हो जाता है और समीरा की तरफ मौत से भी खतरनाक नज़रों से देखने लगता है। राजवीर के ऐसे देखने से एक पल के लिए समीरा की धड़कनों मानो रुक जाती है, पर वह फिर भी खुद को संभालते हुए राजवीर की तरफ लाचारी से देखती है और अपने चेहरे पर झूठे भाव लाते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो राजवीर? मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। राजवीर समीरा की बात पर अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लाते हुए समीरा की तरफ देखते हुए कहता है, प्यार शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते समीरा खन्ना। राजवीर की बात सुनकर समीरा राजवीर की तरफ लाचारी से देखते हुए राजवीर से कहती है, राजवीर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राजवीर समीरा की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो झुकाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? तुम ही बता दो। राजवीर तुम मेरे साथ बहुत रूखा व्यवहार कर रहे हो। क्या उस नंदनी ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया मेरे खिलाफ जो तुम मुझसे नाराज हो?
समीरा ने झूठा नाटक करते हुए राजवीर की तरफ देखा। नंदिनी का नाम अपनी गंदे जुबान पर लाना भी मत। और रही प्यार करने की बात, तो तुम्हें यह गलतफहमी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो दूर की बात है, मैं तुमसे नफरत ना करूं, तुम मेरे इस लायक भी ना हो। राजवीर की बात सुनकर समीरा को थोड़ा डर सताने लगता है। समीरा झूठा रोना रोते हुए राजवीर से कहती है, ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम बदल गए हो राजवीर। आज से पहले तुम ऐसे कभी नहीं थे, तो अचानक से ऐसे कैसे बन गए? राजवीर समीरा की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहा, समीरा खन्ना, मैं क्या तुम्हें दूध पीता बच्चा दिख रहा हूँ जो तुम मेरे सामने यह नाटक कर रही हो? मुझे पता है तुम किसके लिए काम करती हो, दानिश मलिक के लिए। दानिश मलिक का नाम आते ही समीरा की हालत पतली हो जाती है। उसकी स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। वह राजवीर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने राजवीर नहीं कोई और ही खड़ा हो। उसे हैरानी इस बात से हो रही थी कि राजवीर को यह बात पहले से पता थी कि वह दानिश मलिक के लिए काम करती है। और तुम मेरे प्यार के कसीदे पढ़ रही हो। तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता है या नहीं? और रही बात मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है समीरा खन्ना। जो औरत फिल्म इंडस्ट्रीज में लोगों के साथ रात बिताने के लिए मशहूर है, राजवीर सिंह चौहान उससे प्यार करेगा? तुमने यह सोच भी कैसे लिया? मैं तो तुम्हें पहले दिन ही जान गया था कि तुम किसके लिए काम करती हो। बस मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल किया, दानिश मलिक को सामने लाने के लिए। सो वह आ भी गया। और मुझे यह भी पता है कि तुम दानिश मलिक की रुखैल हो, क्योंकि जिस लड़की को कोई 2 साल पहले जानता भी नहीं था, वह अचानक से ही फिल्म इंडस्ट्रीज की बेहतरीन अदाकारा कैसे बनी, जिसे एक्टिंग का अब ए ना आता हो। राजवीर ने आगे आकर समीरा के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इस वक्त समीरा किसी सदमे में चली गई थी। एक के बाद एक राजवीर उसके सामने ऐसे खुलासा कर रहा था जिससे वह राजवीर से छुपा कर रखी थी। उसे आज तक ऐसा लगता आ रहा था कि वह राजवीर का इस्तेमाल कर रही है, पर वह कहाँ जानती थी कि जो माफिया किंग है और जो लोगों को अपने इशारों पर नचाना जानता है, वह क्यों दूसरे के इशारों पर नाचेगा। 1 साल से वह बस गलतफहमी में जी रही थी, ऐसे गलतफहमी में जिस गलतफहमी की वजह से दानिश मलिक को यह गलतफहमी हो गई कि राजवीर कमजोर है। अब समीरा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, निकले भी कैसे? उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे अपनी बेगुनाही का सबूत राजवीर को देने के लिए। राजवीर जो कुछ भी कह रहा था वह सब कुछ सच था। अब समीरा को राजवीर के हाथों अपनी मौत नजर आने लगी। वह खौफ से राजवीर को देखने लगी। इस वक्त राजवीर समीरा को यमराज का वह दूत लग रहा था जो पापियों को नरक की आग में जलाता हो। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी, समीरा खन्ना? सच सुनकर तुम्हें झटका लगा? समीरा डर से राजवीर की तरफ देखते हुए थोड़े हकलाते हुए कहती है, तू तू तुम्हें तुम्हें यह कैसे पता लगा? राजवीर इस वक्त समीरा के चेहरे पर खौफ साफ साफ देख सकता था। राजवीर अपने खौफनाक वाले अंदाज में आते हुए समीरा की तरफ देखते हुए कहता है, यार तुमने अब की ना पति वाली बात। तुम्हें पता है समीरा खन्ना, तुम खुद को बहुत चालाक समझ बैठी, पर तुम हो नहीं। मुझे पहले दिन से तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। तुमने और दानिश मलिक ने मेरी शांति को मेरी कमजोरी समझ लिया, पर तुम लोग यह भूल गए कि जंगल का एक नियम होता है, अगर शेर शांत है इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, इसका मतलब यह है कि वह गहरी चाल सोच रहा है अपने शिकार के लिए। वहीं तुम दोनों ने मेरी शांति को मेरी कमजोरी समझ ली और मैं तुम्हारी शक्ति को तुम्हारी कमजोरी। तुम जब मेरे पास आई तो मैं तुम्हारा बैकग्राउंड कंगाल और तुम्हारे संबंध डायरेक्टली मुझे दानिश मलिक से मिले, तो मैं एक चाल चली। उस चाल में तुम और दानिश मलिक बराबर फंस गए। और अब देख ही सकती हो, तुमने जिसे प्यार समझा वह मेरी चालाकी थी, क्योंकि तुम जैसी वेश्या से कोई प्यार क्या करता, उसे हाथ लगाने के बारे में भी सोच नहीं सकता। मैं तो द माफिया किंग हूँ। समीरा राजवीर की तरफ देखते हुए उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है,
राजवीर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं मजबूर थी यह सब करने के लिए, मुझे जाने दो यहाँ से। राजवीर किसी डेविल की तरह जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूँ? अपने सपने में भी यह मत सोचना। तुमने नंदिनी को रुलाया है, तुम्हारी वजह से उसने मुझे डाइवोर्स लेने की बात की है, तो तुम्हें अब तो मरना ही होगा। राजवीर की बात सुनकर समीरा डर जाती है और वह डर के मारे हकलाते हुए कहती है, नहीं राजवीर, यह मत करो मेरे साथ, प्लीज मुझे बख्श दो। मैंने जो कुछ भी किया वह दानिश मलिक के कहने पर किया, मुझे जाने दो राजवीर। राजवीर बेदर्दी से समीरा की तरफ देखते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, इसे कहीं गंदी नाली में फिट करो, यह मुझे मरी हुई देखनी चाहिए, और इसके लाश दानिश मलिक के चौखट पर छोड़ कर आना। सबॉर्डिनेट्स फीमेल सपोर्टर की तरफ देख कर कहते हैं, इसे लेकर जाओ और इतना टॉर्चर करो कि उसे अपनी पुस्तक याद आ जाए। 3 से 4 फीमेल से सर्वोरेनिस्ट बहरा में समीरा की तरफ देखती हैं। उन्हें भी समीरा पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसका रवैया उनके प्रति बहुत ख़राब था। और राजवीर की बात सुनकर और सब फीमेल सर्वोर्डिनेट्स की तरफ देखकर समीरा की तो हालत पतली हो गई थी। वह राजवीर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं राजवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हें दानिश मलिक के सारे प्लान्स बताऊंगी, बस तुम मुझे जाने दो और इन सबके बीच ना छोड़ो। राजवीर समीरा की बात अनदेखा करते हुए वहाँ से अपने फीमेल सर्बोर्डिनेट्स को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अपने असिस्टेंट दीपक के साथ बस वहाँ पर थी समीरा और राजवीर के लोग थे। फिर राजवीर चलते हुए दीपक को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द समीरा का जितने लोगों के साथ कुछ संबंध हो और जितनी कंट्रोवर्सी और मर्डर्स हो उन्हें रिवील करो और इस इंडस्ट्री से ऐसे गायब करो इसे जैसे यह कभी यहाँ थी ही नहीं। दीपक, ओके सर, काम हो जाएगा। फीमेल सर्बोर्डिनेट्स क्या करने वाली है? राजवीर उसकी तरफ एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है, उसने जो कुछ साल पहले कुछ लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया था वैसा ही कुछ, पर सर। राजवीर उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। कमरे में समीरा को कुर्सी से बांध दिया गया था और फिर 3 से 4 फीमेल सर्बोर्डिनेट उसके इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए खड़ी थी, उसकी आंखों में, बाहरी में और समीरा को जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। वह समीरा की तरफ ऐसे देख रही थी मानो कि उसे अभी कच्चा निगल जाएंगी। तभी एक सर्बोर्डिनेट जिसका नाम अंतर था वह बाकियों की तरफ देख कर कहती है, इससे चुन चुनकर बदला लेना, इसने बहुत परेशान किया है हमें। बाकी सर्बोर्डिनेट सहमति में अपनी गर्दन झुका देती हैं। तभी सर्बोर्डिनेट जिसका नाम आज सकीरा था वह समीरा की तरफ देख कर कहती है, तुम मैडम से मेरा कैसे खातिरदारी की जाए? तो मैडम कैसे खातिरदारी की जाए आपकी? हमारे सर तो रहम दिल हैं, पर हम नहीं। हम आपको ऐसा तड़पाएंगी कि आपकी 7 पुश्तें याद आएंगी। समीरा उनकी बातों से अपनी आंखों में समीरा की आंखों में खौफ आ चुका था। वह डरते हुए भीख मांगते हुए कहती है, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक दिन में इतना पैसा दे सकती हूँ जितना तुमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। सारे सर्बोर्डिनेट उसकी बात पर हंसने लगते हैं। तभी सकीरा कहती है, तू हमारी रॉयल्टी नहीं खरीद सकती। हमारी एक रॉयल्टी हमेशा चौहान के साथ रहेगी, क्योंकि हम स्पेशल ईद के लिए मिलते हैं और इसके लिए हमारी बहुत भयानक ट्रेनिंग होती है, ना कि तुम्हारी तरह लोगों के रिहा कर अपना नाम बनाने और लोगों की बिस्तर पर जाने की। इतना कहकर वो उसके सामने आती है, थोड़ी जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा देती है। थप्पड़ इतना जोर का था कि समीरा का गाल एक तरफ झुकता है और उसका दांत एक तरफ गिर जाता है और मुंह से खून बहने लगता है। और फिर धीरे धीरे उसका टॉर्चर शुरू होता है। पिक्स ऑफ को ऑर्डिनेट उसके नाखून उखाड़ती है तो दूसरा उसका चेहरा मार मार कर सुजा देती है। तीसरी उसे गंजा करती है। एक इंजेक्शन तैयार कर रही थी जिसमें कुछ हरे रंग का लिक्विड था।
यह काम स्पेशली राजवीर ने उसे करने के लिए कहा था। तभी वह फीमेल सर्बोर्डिनेट सबको दूर होने के लिए कहती है, दूर हो जाओ सब, अब इससे मैं थोड़ा अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी। सब उसकी तरफ देखते हैं तो अकीरा सकीरा कहती है, यह क्या है? पर यह लिक्विड, वह सर्बोर्डिनेट जिसका नाम अपर्णा था, वह अकीरा की तरफ देख कर कहती है, यह एक लिक्विड है। समीरा खन्ना इज अ बुक भी जानती है, क्योंकि समीरा वह पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी थी। उसका मुंह कद्दू की तरह हो चुका था, उसके हाथों से खून बह रहा था, उसके बोल नहीं रहे थे, वह पूरे गंजी दिख रही थी। उसका रूप कोई भी बाहर देखता तो उधर से अपनी आंखें बंद कर लेता। फिर अपर्णा इंजेक्शन लेकर समीरा की तरफ कदम बढ़ाती है। यह वही लिक्विड है मीरा, जो तुमने सालों पहले कुछ लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उन्हें दिया था। तुम्हारी वजह से उन लोगों की हस्ती मिट चुकी थी। उनका करियर रातों रात बर्बाद हो चुका था। वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थी। उन्हें उस नीले रंग के लिक्विड में ऐसा क्या था, सब लोग सोच रहे थे। तभी समीरा डर से अपनी आंखें बंद कर दी और टूटी फूटी आवाज में कहती है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। फिर उसके मुंह से खून का थक्का बाहर गिरता है, पर वह सर्बोनेट उसकी एक बात नहीं सुनती और फिर उसके तरफ झुककर उसके गले में वह लिक्विड इंजेक्ट कर देती है। तभी समीरा को बहुत जोर से दर्द होता है। उसको एक झटके में बेहोशी आ जाती है। तो अकीरा अपर्णा से पूछती है, क्या था इसमें? इसमें एक ड्रग था जो इंडिया में इलीगल है। तीनों सर्वोनेट बोली, कैसा ड्रग? अपर्णा अपने हाथ फोल्ड करते हुए एक नज़र समीरा की तरफ देखकर उन सबसे कहती है, द ब्यूटी करप्ट। इसे माफिया वर्ड में इसी नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होगा? कुछ नहीं, बस समीरा की सुंदरता अब उसके लिए खतरा बन जाएगी। आपको जितनी सुंदर दिख रही है ये, कुछ घंटे में भयानक दिखने लगेगी। उसे रेयर स्किन डिजीज हो जाएगा जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं है, और वह कुछ महीनों या कुछ दिनों में मर जाएगी। बाकी लोग कुछ नहीं कहते और उसकी तरफ देख कर वहाँ से निकल जाते हैं। अपर्णा भी एक नज़र उसे देखती है और किसी को कॉल करके वहाँ से उसे ले जाने के लिए कह देती है। कुछ घंटे बाद दानिश मलिक के घर के दरवाजे पर एक बेल बजती है। एक बड़ा सा पार्सल उसके घर के सामने रखा हुआ था, जिसे अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप किया हुआ था। वह एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स था। दानिश मलिक के घर के बाहर आ चुका था और वह इस गिफ्ट को देख रहा था। तभी वह अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, क्या है इसमें? बॉडीगार्ड हकलाते हुए कहता है, पता नहीं, बस डिलीवरी बॉय आया और इसे यहाँ पार्सल कर गया और उसने कहा यह पर्सनली आपके लिए है। दानिश मलिक उस बॉडीगार्ड से कहता है, ज़रा खोलो इसमें क्या है। तो बॉडीगार्ड पहले थोड़ा डरता है और फिर खोलने के लिए आगे बढ़ता है। वह एक डोरी का हिस्सा अपने हाथ में पकड़ता है और खींचता है। बॉक्स चारों तरफ बिखर जाता है। उसके अंदर एक अधमरी लाश पड़ी हुई थी, जिसकी त्वचा पूरी तरीके से लाल और बड़े बड़े पिंपल्स उठे हुए थे। उसके शरीर पर हर जगह वैसे ही निशान जैसे उसके चेहरे पर थे, वैसे ही हर जगह निशान थे। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी और कपड़े थोड़े फटे हुए थे। दानिश मलिक की आंखों में इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, द ब्यूटी करप्ट ड्रग। फिर उसे उस इंसान का चेहरा दिखाई देता है और वह कहता है, समीरा का एक दर्दनाक अंत। और वह इस बॉडीगार्ड की तरफ देख कर कहता है, इससे कोई भी ऐसी जगह फेंक दो, इसे कोई ऐसी जगह फेंक दो यह इस जगह का एड्रेस ना ढूंढ जहाँ कोई इस जगह का एड्रेस ना ढूंढ सके। उसे भी पता चल चुका था कि राजवीर ने समीरा को उसके किए की सज़ा दे दी है, और जैसे ही उसकी सच्चाई भी पता चल चुकी है। समीरा भी कोई दूध की धुली हुई लड़की नहीं थी। उसने भी ऐसे ही कर्म किए थे। क्रिस्टोफर उसे अब मिल रहा था। उसने दानिश को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद की। अब दानिश मलिक भी उस पर कोई रहम नहीं कर रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट दानिश मलिक को बताती गई और दानिश मलिक
उस वजह से धीरे धीरे पावरफुल होने लगा और समीरा की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में एक बार ऐसा हुआ था कि समीरा की वजह से कई सारे एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि समीरा ने भी उन एक्ट्रेस को ब्यूटी करेक्ट ड्रग दिया था और उनकी वजह से उनकी सुंदरता उनके लिए अपने सुसाइड का कारण बनी। ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जो समीरा की वजह से इन 2 सालों में इंडस्ट्रीज में हुई थी। समीरा को आए हुए इंडस्ट्रीज में 2 ही साल हुए थे, पर इन 2 सालों में उसने इंडस्ट्रीज में अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना ली थी। वह बड़े से बड़े डायरेक्टर को जानती थी और बड़े से बड़े फिल्म मेकर को भी। इन्वेस्टर भी समीरा में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। अगर समीरा फिल्म में करती तो उस फिल्म के ज़्यादातर लोग समीरा के पास ही रहते, या यूँ कहें समीरा उनके पास रहती। दिन हो या रात समीरा किसी होटल रूम में पाई जाती या किसी के बंगलों पर। फिल्म सेट पर भी समीरा वही डायरेक्टर के पास ही शुरू हो जाती थी। फिल्म सेट पर ही वह सब करने लगती थी जो सब लोग सोच भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ शाम का समय, राजवीर का ऑफिस। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए डूब रहा था। पंछी अपने अपने घोंसले में लौट रहे थे। तो वहीं राजवीर के कैबिन में एक रूम बना हुआ था। उस रूम के अंदर नंदिनी को धीरे धीरे कर होश आ रहा था और वहीं राजवीर नंदिनी के सामने एक चेयर पर बैठा हुआ था और वह अपने दोनों हाथ फोल्ड करके नंदिनी की तरफ ही देख रहा था। नंदिनी को धीरे धीरे करके होश आ रहा था और वह धीरे धीरे करके अपने हाथ पैर हिला रही थी। ऊपर धीरे धीरे करके ही उसकी आंखें खुलती हैं। पहले उसे धुंधला सा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे सारी चीज उसकी आंखों के सामने महसूस होती है। नंदिनी इस वक्त सीलिंग को देख रही थी। वहीं खुद को अनजान जगह देखकर नंदिनी की आंखें फैल जाती है और वह झट से उठकर बैठ जाती है, पर उसके उठने से ही उसके गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। आह! वो अपनी गर्दन पर हाथ मलने लगती है, क्योंकि उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा था और उसे धीरे धीरे कर राजवीर की हरकत और उसका बेहोश होना याद आने लगता है। उसकी आंखें हैरानी हैरानी की जो शान थी उसमें अचानक से गुस्सा आने लगता है। वह अपने मन में गुदगुदाते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ? वहीं नंदिनी की आवाज़ बहुत धीरे थी, पर नंदिनी को यह नहीं पता था कि उसके सामने राजवीर बैठा हुआ है, क्योंकि उसने सामने की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं वहाँ पर राजवीर की शांत और गर्म आवाज़ घूमती है, तुम मेरे ऑफिस में हो। वहीं नंदिनी सामने नज़र उठाकर देखती है तो उसके सामने राजवीर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ फोल्ड थे। वह सामने नंदिनी की तरफ प्यार से देख रहा था। वहीं नंदिनी राजवीर को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेहोश करने की? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजवीर नंदिनी के गुस्से को समझाते हुए उसकी तरफ लाचारी से देखते हुए बोलता है, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए किया। उस वक्त तुम्हारा शांत होना ज़रूरी था। अगर तुम उस वक्त शांत नहीं होती तो तुम्हें पैनिक अटैक भी आ सकता था। राजवीर की बात को बीच में रोकते हुए नंदिनी ने बोला, जो कुछ भी होता वह मेरे साथ होता, उससे आपको क्या? आप जाए आपकी समीरा के पास और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। नंदिनी की बात पर राजवीर उसकी तरफ देखता है और शांत और ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। यह शब्द मैं आपके मुंह से सुनना भी नहीं चाहती, नंदिनी ने जोर से कहा और फिर वह बेड से उतरकर राजवीर के सामने आने लगी। राजवीर भी चेयर से खड़ा हो जाता है और नंदिनी की तरफ देखने लगता है। नंदिनी गुस्से में राजवीर के सामने आती है और अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए राजवीर से आगे कहती है, पत्नी शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देता राजवीर सिंह चौहान। आपने कब मुझे अपनी पत्नी माना कि आज मैं आपके मुंह से यह शब्द सुन रही हूँ? आपको शायद याद नहीं होगा, पर शादी की पहली रात आपने जो किया वह मुझे अच्छी तरीके से याद है। पर उस वक्त मैं चुप रही, पर आज नहीं रहूंगी। उस वक्त शांत थी, आज नहीं रहूंगी। आपको क्या लगता है आप हर बार मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करेंगी और मैं चुपचाप रह जाऊंगी? आपने जो उस रात कहा था वह शब्द अभी भी मेरे कानों में चुभते हैं, पर फिर भी मैं चुप थी। फिर आपने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया और मैं अब चुप नहीं रहूंगी और ना ही आपके साथ रहूंगी। यह कहने पर कि राजवीर के साथ नहीं रहेगी नंदिनी, राजवीर को गुस्सा आ जाता है। राजवीर कसकर नंदिनी को पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहता है,
बस हो गया नंदिनी, बस हो गया। मैंने कहा ना, तुम बस सिक्के के एक ही पहलू को जानती हो, दूसरा पहलू अभी तक मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है। पहले शांत हो जाओ, तब मैं जाकर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। राजवीर के जोर से चिल्लाने से नंदिनी एक पल के लिए डर जाती है और वह शांत हो जाती है। राजवीर नंदिनी को शांत होता देख उसे फिर से प्यार से समझाता है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वह बहुत बड़ी बात है। नंदिनी शांत होते हुए राजवीर की तरफ देखती है, पर शांति से राजवीर से कहती है, ठीक है बताइए मुझे पूरी बात, मैं भी जानना चाहती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पे 400 वॉट के बल्ब जैसी चमक आ जाती है और वह नंदिनी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाते हुए नंदिनी को सामने एक चेयर पर बैठने का इशारा करता है। नंदिनी चेयर पर बैठ जाती है और सामने राजवीर की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पॉली हिल में शाम के समय पॉली हिल में मलिक मैंसन में थोड़ी हलचल मची हुई थी। दानिश मलिक गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था। आज उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, वह भी राजवीर के कारण। वह इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था और शिकार पी रहा था। उसके सामने उसका असिस्टेंट बधीरा है और उसके सबॉर्डिनेट्स सामने खड़े हुए थे और उसके सामने एक लड़की की अधमरी पड़ी हुई थी और वह शायद बेहोश थी। उसके शरीर पर बस नाम मात्र के कपड़े थे और पूरे शरीर पर चोटों के निशान और बाल बिखरे हुए थे। दानिश उस लड़की को देखते हुए कहता है, यह लड़की खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती थी, पर आज जो भी इसकी दुर्दशा है वह इसी की गलती की वजह से है। इसने ही राजवीर को कमजोर समझ लिया था। दानिश ने अपनी सिगार अपने मुंह से बाहर निकालते हुए कहता है, और वैसे भी यह हमारी कुछ काम की नहीं थी। इतना कहकर वह अपनी असिस्टेंट बधीरा को गन का इशारा करता है। बधीरा इशारा पाते ही उसके सामने सबॉर्डिनेट्स के कमर से गन निकालता है और दानिश की तरफ चलकर उसे गन देता है। दानिश गन को लेता है और उस लड़की मतलब समीरा की तरफ पॉइंट करता है। लगातार 3 फायर समीरा के सिर पर कर देता है और गोलियों की आवाज़ पूरे कमरों में गूंज जाती है और कुछ ही देर में समीरा अपना दम वहीं तोड़ देती है और उसके दर्द से उसे मुक्ति मिल जाती है। दानिश सामने खून में लथपथ समीरा की लाश को देखते हुए कहता है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, नहीं तो किसी खाई में फेंक कर आ जाओ। दानिश के सबॉर्डिनेट्स दानिश की बात सुनकर समीरा की लाश को वहां से उठाते हैं और वहां से उठाकर वह चले जाते हैं। वहां पर अब बस खून रह गया था। दानिश को तो गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वह गुस्से में गलत कदम नहीं उठा सकता था। वह जानता था अगर वह कुछ करेगा तो राजवीर को वक्त नहीं लगेगा उसे बर्बाद करने में। अगर उसे माफिया किंग की गद्दी चाहिए तो उसे सोच समझकर काम लेना होगा। इतना सोचकर दानिश शांत हो जाता है और अपने अगले प्लान की तैयारी करने लगता है। शाम का वक्त, राजवीर का ऑफिस के रूम के अंदर राजवीर और नंदिनी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच बीच एक कॉफ़ी टेबल था जिस पर एक पानी का गिलास नंदिनी की तरफ राजवीर बढ़ाता है और उसे पानी पीने का इशारा करते हुए कहता है, पहले आप पानी पी लीजिए और खुद को शांत कर लीजिए। नंदिनी गुस्से में राजवीर की तरफ देखती है और फिर उसे पानी के गिलास की तरफ देखती है और फिर कुछ सोचते हुए एक घूंट में ही उस सारे पानी को पी जाती है और गिलास फिर से कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए राजवीर की तरफ खाने का इशारा करती है। राजवीर नंदिनी का इशारा समझता है, पर गहरी सांस लेकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, फिर कान खोल कर समझो। नंदिनी राजवीर की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, ठीक है, पहले आप कहिए क्या बताना चाहते हैं। राजवीर नंदिनी की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर फिर उससे बोलता है, तुम्हें पता है नंदिनी, मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ वहाँ पर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। तुमने रिसेप्शन वाले दिन भी देख लिया होगा, मेरे साथ हमेशा मौत चलती है और मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर दुश्मनी के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और यही कारण था
तुम्हें यह सारी बातें सुनाने का, तुम्हें बेइज्जत करके अपनी लाइफ से निकाल देने का, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। राजवीर की ऐसी बातें नंदिनी समझ नहीं पाती और वह कन्फ्यूजन से राजवीर की तरफ देखने लगती है और कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ शब्दों में कहिए, ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। इस वक्त नंदिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर नंदिनी की बात समझते हुए उससे बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में बताता हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया उस सब में तुम्हारी सुरक्षा छुपी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मेरे साथ रहकर इस मौत के दलदल में जियो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी, तुम पर हर दिन एक नए मौत का साया मंडराता रहेगा और तुम हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंसती जाओगी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी लाइफ में रहो। इसलिए मैंने हमारी शादी की पहली रात तुमसे वो सब कहा और तुम्हारे साथ बदसलूकी की। तुम्हें वह शब्द कहे जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, जिससे तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे पास रुको। मैंने बहुत सारे गलत शब्द कहे थे, पर मैं मजबूर था उस वक्त, क्योंकि दानिश मलिक और मलिक खानदान और चौहान खानदान की सालों से दुश्मनी है। इसी दुश्मनी के चलते मैंने अपनी माँ बाप और अपनी बुआ को खोया और आदित्य ने अपनी माँ को। फिर वह एक नज़र नंदिनी की तरफ देखता है और फिर आगे कहना शुरू करता है, देखो नंदिनी, जब दादा दादी ने मुझे मेरी शादी की बात की थी तो मैं उन्हें साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी जीवन संगनी हो उसके ऊपर भी मौत का खतरा बना रहे और मैं किसी और को अपनी और मैं किसी अपने को एक बार और गंवा दूँ। जिस दिन हमारी शादी हुई मैं उसी दिन तुम्हें देखा था और मैं तुम्हें देखता ही रह गया, क्योंकि कोई इतनी सादगी में इतना खूबसूरत भी दिख सकता था, यह मैंने उसी दिन जाना और उसी दिन मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था। पर मेरे मन ने कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद करूँगा तो तुम्हें खो दूँगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने से दूर करता गया कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ और अपनी बेहतर ज़िंदगी जियो किसी ऐसे के साथ जो तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार और सुरक्षा प्रदान कर सके। राजवीर की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में राजवीर के लिए फिर से प्यार उमड़ने लगता है, पर वह खुद पर काबू रखते हुए राजवीर की तरफ देखती है और उससे कहती है, अगर आप मुझे पसंद करते थे तो समीरा कौन थी? क्यों आप उसके साथ रात बिताते थे? नंदिनी की बात सीधे राजवीर के दिल पर लगी और उसके दिल में थोड़ा दर्द उठा और वह नंदिनी की तरफ देखता है और फिर शांत और ठंडी आवाज में कहता है, समीरा खन्ना दानिश मलिक की एजेंट थी। दानिश मलिक ने ही समीरा को मुझे फंसाने के लिए भेजा था, जिसे वह चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के राज निकाल सके और वो मुझे बर्बाद कर सके। पर मुझे यह बात पहले से पता थी। मैं दानिश मलिक का गेम उसी के साथ उल्टा खेला। यह कहते वक्त राजवीर के चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान थी। समीरा और मेरी मुलाकात 1 साल पहले होटल हयात में हुई थी। वहाँ पर मैं एक पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पर समीरा मुझे मिली और हमारी बातें होने लगी। जब मैं समीरा के बारे में अपने डिटेक्टिव से जांच करवाई तो मुझे उसके कनेक्शन मलिक से मिले, तो मैं समझ गया था कि यह काम होना हो तो दानिश मलिक का ही होगा और जो दानिश मलिक चाहता था मैं उसे होने दे रहा था। देखते ही देखते समीरा और मेरी मुलाकात और ज़्यादा होने लगी और समीरा को ऐसे लगने लगा कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। मैं उसे गलतफहमी में रहने दिया, क्योंकि मैं यही चाहता था। मुझे भी दानिश मलिक को अपनी बिल से बाहर निकालना था। वह हर बार मेरी कंपनी पर किसी ने ऐसे हमला करता था और मेरी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिलने का प्रयास करता। मैं भी समीरा के ज़रिए ही दानिश मलिक के करीब पहुंचने की कोशिश की, पर दानिश मलिक कुछ ज़्यादा ही चालाक निकला, क्योंकि उसका भरोसा समीरा पर से भी उठता जा रहा था और मुझे वही भरोसा कायम करने के लिए समीरा के साथ इंटीमेट होना पड़ता था।
पर उसी के लिए ही मुझे दादा दादी पर भी गुस्सा होना पड़ता था। इस दुश्मनी के चलते मैं अपनों को बहुत दुखाया क्योंकि वह भी मुझसे दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने मुझसे दूर हों, पर मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ना चाहते हुए भी हमें गुजरना पड़ता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। जब जब मैं समीरा के करीब रहता तब तब मैं सबसे रूडली और एरोगेंट होकर ही बात करता था। दादाजी हो या तुम, सबसे यही बात करता था। शादी की पहली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे दानिश मलिक के बारे में कुछ खबर मिली थी और ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना पड़ा। तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचानी पड़ी, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचानी पड़ी। ऐसे ऐसे शब्द मैंने इस्तेमाल किया जिससे तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, पर तुम किसी ढीठ इंसान की तरह वहाँ पर ही रही और मुझे छोड़कर नहीं गई। फिर मैंने सोचा अगर मैं समीरा के साथ इंटीमेट हो जाऊं और तुम्हें यह बात पता चले तो तुम मुझे डेफिनेटली छोड़कर चली जाओगी। तो मैंने वही किया। शादी की रात ही मैंने वह सब किया जो नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी मेरी पहली प्रायोरिटी थी। पर मैं भी यह सब एक लिमिट तक ही करना चाहता था, क्योंकि मुझे भी खुद से अपनों को दूर कर कमज़ोर नहीं पड़ना था। फिर मैंने एक निर्णय लिया, अगर दानिश मलिक सामने आ जाता है तो मैं समीरा को वहीं छोड़ दूंगा। और हुआ भी वैसा। दानिश मलिक को जैसे ही हमारे रिसेप्शन की बात पता चली वह सामने आ गया और उसने एक ब्लास्ट किया जिससे मुझे उसके लोकेशन के बारे में खबर मिल गई। और तब जाकर मैंने सब ठीक करने का सोचा, पर समीरा का छोड़ने का फैसला लिया और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें ही पसंद करता था, ना कि समीरा को। इसलिए तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो बल पड़ा मैंने किया। तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारी सुरक्षा की, पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर तुम कॉलेज जाती थी तो मेरे सीक्रेट गार्ड तुम्हारा पीछे ही रहते थे। राजवीर नंदिनी की तरफ देख रहा था। नंदिनी राजवीर की तरफ देखती है और एक ठंडी सांस भरती हुई अपनी आंखें राजवीर पर टिकाते हुए शांत आवाज में कहती है, मैं क्यों भरोसा करूं आपकी इस बात का? राजवीर नंदिनी की बात सुनता है, शांत और आवाज में बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बातों पर भरोसा करो, पर जो सच था वह मैंने तुम्हें कहा। बाकी विश्वास करना या ना करना वह तुम्हारी मर्जी है। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर राजवीर की तरफ अपनी आंखें हैरत करते हुए देखते हुए और फिर अपनी कठोर आवाज में कहती है, अगर आपने मुझे फिर से धोखा दिया तो? अगर आपने मुझे फिर से किसी और के लिए छोड़ा तो? आपकी जिंदगी में और कोई लड़की हुई तो? नंदिनी के अजीब से सवाल सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान होता है, फिर साफ और सपाट अंदाज में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, ना ही अब मेरी जिंदगी में कोई लड़की है और ना ही मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। नंदिनी फिर राजवीर की आंखों की ओर देखती है। उसे राजवीर की आंखों में इस वक्त सच्चाई दिख रही थी। राजवीर की आंखों को देखते वक्त नंदिनी के दिल में एक शांति महसूस होती है। वो फिर से राजवीर की तरफ सवाल दागते हुए कहा, और समीरा आज आपसे मिलने क्यों आई थी? राजवीर नंदिनी का यह सवाल सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि समीरा उसे आज मिलने क्यों आई थी, और वह पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था समीरा अब तक परलोक सिधार चुकी होगी। फिर राजवीर थोड़ा डरते हुए नंदिनी की तरफ देखता है और उसे उल्टा सवाल करते हुए पूछता है, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे ये नहीं पता तो मेरी बात का विश्वास करोगी? राजवीर की बात सुनकर नंदिनी सपाट लहजे में बोलती है, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नंदिनी का यह जवाब सुनकर राजवीर जोर जोर से खांसने लगता है। फिर वह सामने पड़ा हुआ नंदिनी का झूठा पानी उठाता है और पी लेता है, और नंदिनी को शांत करते हुए नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो नंदिनी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि समीरा मुझसे मिलने क्यों आई थी। मैंने तो दीपक को कहकर उसे मार देने के लिए कहा था। अचानक से तुम्हारे पास आ जाएगी, यहाँ ऑफिस आ जाएगी, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नंदिनी को राजवीर की बात पर भरोसा होने लगता है और वह राजवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मुझे इस बार आपकी बातों पर भरोसा है। नंदिनी की बात सुनकर राजवीर क्या कहे यह उसे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि नंदिनी का यह कहना कि उस पर भरोसा है, ऐसा लग रहा था कि वह राजवीर को भरोसे की भीख दे रही हो। हाँ हाँ, आज
ले लो, पर आगे से नहीं दूंगी। राजवीर नंदिनी की तरफ लाचारी से देखता है और कुछ नहीं कहता। वहीं इस वक्त नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। नंदिनी राजवीर को धमकी देते हुए कहती है, अगर मुझे पता चला आपका फिर से कहीं बाहर अफेयर है या किसी लड़की के साथ चक्कर है या रिलेशनशिप में हो, तो मैं दादाजी से कहकर सारी जायदाद खुद के नाम पर करवा लूंगी। ऐसे भी वैसे भी आधी जायदाद तो मेरे नाम पर है। पूरी जायदाद मिलने के बाद आपको धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी और आपसे भी हैंडसम लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लूंगी और उसके साथ रहूंगी। नंदिनी की धमकी सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहता है, मुझसे ज्यादा हैंडसम लड़का तुम्हें पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगा। नंदिनी राजवीर का उल्टा जवाब देते हुए बोली, झूठ, आपसे भी कई ज्यादा हैंडसम लड़के हैं इस दुनिया में। फिर नंदिनी को सोचते हुए राजवीर से सवाल करती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? नंदिनी के अनएक्सपेक्ट नंदिनी के अनएक्सपेक्टेड सवाल से राजवीर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस सवाल की उम्मीद उसे भी नहीं थी। वह कुछ सोचकर नंदिनी की तरफ देखता है और सपाट लहजे में जवाब देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर पता नहीं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। और मिस्टर माफिया किंग, साफ साफ बताओ कि तुम प्यार करते हो या नहीं। ये मत बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो पर प्यार नहीं करते। राजवीर नंदिनी की बात सुनकर नंदिनी से उल्टा सवाल कर देता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नंदिनी बेख्याली में राजवीर से कहती है, हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। नंदिनी बेख्याली में क्या कह गई थी उसे भी नहीं पता था। जब उसे एहसास होता है तो वह अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका लेती है। जब राजवीर नंदिनी की बात सुनता है तो उसे नंदिनी की बात पर विश्वास नहीं होता और वह नंदिनी की तरफ शरारती अंदाज से देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से जरा कहना। वह अपनी जगह से उठता है और नंदिनी के पास चला जाता है और वह नंदिनी को गुदगुदी करने लगता है। बताओ तुमने क्या कहा, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। नंदिनी राजवीर के चेहरे की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, अब और अब नहीं। नंदिनी सफेद झूठ बोलते हुए राजवीर से कहा। राजवीर नंदिनी को खड़ा होने के लिए कहता है, 1 मिनट खड़ी हो जाओ। नंदिनी राजवीर की बात सुनकर वैसा ही करती है। तभी राजवीर नंदिनी को कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है। उसका एक हाथ नंदिनी की कमर पर था और दूसरा हाथ नंदिनी के गले के पास। वहीं राजवीर की हरकत से नंदिनी हैरान हो जाती है और वह राजवीर को घूर कर देखने लगती है। नंदिनी के ऐसे देखने पर राजवीर ध्यान नहीं देता है और अपने होंठ नंदिनी के होंठों से जोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन के स्टडी रूम के अंदर अनुपमा जी और अशोक जी बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। दादाजी गंभीर आवाज में अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपको पता चला? अनुपमा जी, हमें भी कुछ देर पहले ही पता चला, पर वह लोग कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? सालों पहले उनका परिवार बर्बाद हो चुका था और फिर से उनका इंडिया वापस आना मुझे किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। अनुपमा जी की बात सुनकर अशोक जी उनसे बोलते हैं, जी मुझे भी यही लग रहा है। राजवीर के आने के बाद मुझे उससे इस मुद्दे पर बात करनी होगी। दीवान परिवार का इतने सालों बाद भारत आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। सालों पहले जिस परिवार का डेथ अचानक से ही म- सालों पहले जिस परिवार का हेड अचानक से ही मर गया और उसी रात उस परिवार को किसी ने बर्बाद कर दिया और कुछ दिन बाद वह परिवार इंडिया को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया, पर अचानक से ही उनका इतने सालों बाद भारत आना मुझे किसी किसी की साजिश लग रही है। अनुपमा जी अपने चेहरे पर चिंता वाले भाव लाते हुए कहती हैं, आपने कुछ पता किया? अशोक जी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, नहीं अनुपमा, हमने पता करने की कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं लगा। तभी उसे चिंता भरे माहौल में फोन की रिंग बजने लगती है। दादाजी जब फोन की तरफ देखते हैं तो उस पर राजवीर का नंबर आ रहा था। दादाजी फोन पिक करते हैं और अनुपमा जी को शांत रहने का इशारा करते हैं। फिर वह खुद को नॉर्मल करते हुए कहते हैं, हाँ कहो बरखुरदार।
उधर से राजवीर की आवाज़ आती है, कहाँ हो? राजवीर कहता है, ऑफिस में हूँ, अभी निकल रहा हूँ। दादाजी बोले, कैसी रही इटली वाली क्लाइंट के साथ मीटिंग? राजवीर खुशी से कहता है, अच्छी रही दादाजी। दादाजी, आ जाओ फिर घर पर। राजवीर दादाजी से दूसरी तरफ से बात करते हुए कहता है, दादाजी मुझे आने में वक्त हो जाएगा। दादी माँ, आप और आदित्य डिनर कर लीजिएगा। मैं और नंदिनी बाहर से डिनर कर लेंगे, इसलिए मैंने फ़ोन किया था। अभी मैं रखता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ, इतना कहकर दादाजी फ़ोन रख देते हैं। दादी माँ दादाजी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, राजवीर का फ़ोन था, क्या कहा उसने? दादाजी अपने चेहरे पर चिंता वाले भाव हटाते हुए अनुपमा जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है दोनों का रिश्ता सुधरने लगा है। दोनों बाहर डिनर के लिए गए हैं, आने में वक्त लगेगा इसलिए उसने फ़ोन किया था। अनुपमा जी खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।